सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑलवर्स। मैं हूं आदित्य राउत। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्समैन डार्क फीनिक्स की फुल स्टोरी। और मैं बता दूं, ये मूवी टेक प्लेस करती है एक्समैन अपोकलिप्स के बाद। अगर आपको उस मूवी की स्टोरी जाननी है तो मैं ऊपर पिन कर रहा हूँ, वहां से देख लेना। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एक्समैन डार्क फीनिक्स की कहानी की शुरुआत में जीन ग्रे और उसके माँ बाप को दिखाया जाता है, जो गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा होता है जो जीन ग्रे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी मॉम से कहती है कि सॉन्ग चेंज कर दो, पर उसकी मॉम कहती है जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम अपने मन से चेंज कर सकती हो, पर अभी गाड़ी में यही गाना चलेगा। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की जान चली जाती है, बट जीन ग्रे को एक खरोच तक नहीं आती। ये देखकर डॉक्टर्स हैरान होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पर चार्ल्स एक्जेवियर आता है और वो जीन से मिलता है। वो जीन से कहता है कि तुम मेरे स्कूल चल सकती हो, जहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे और भी हैं। जीन कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, पर वो जीन को समझाता है कि तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं और तुम्हें ही तय करना होगा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम अच्छाई के लिए करना चाहती हो या बुराई के लिए। जीन उसकी बात मान जाती है और वो चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल आ जाती है। ये वक्त होता है सन 1975 का। जीन जब चार्ल्स का स्कूल देखती है तो अंदर आने से मना कर देती है। वो चार्ल्स से कहती है कि ये स्कूल बहुत सुंदर है और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे आसपास की चीजें टूटने फूटने शुरू हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इतने अच्छा स्कूल खराब हो। चार्ल्स उसे समझाता है कि अगर यहाँ पे तुम कुछ भी खराब करोगी तो मैं उसे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तुम्हें मुझ पे बस भरोसा करना होगा। और जीन उसकी बात मान जाती है। अब 9 साल बीत जाते हैं और हमें नासा का एक प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जिसमें पहली बार अंतरिक्ष में जाया जा रहा है। दरअसल अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सोलर फ्लेयर की वजह से स्पेसशिप डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट वहां पे फंस जाते हैं। प्रेसिडेंट चार्ल्स को कॉल करते हैं और सारी सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं अगर तुम इसमें कोई मदद कर सकते हो तो जरूर करना। चार्ल्स कहते हैं कि आप सारी चीजें आप मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद चार्ल्स अपनी एक्समैन टीम को बुलाते हैं, जिसमें जीन भी होती है। जीन बड़ी हो चुकी है। चार्ल्स इन्हें पूरी सिचुएशन बताते हैं और अब एक्समैन की पूरी टीम अपने प्लेन से अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं और उनके सामने एस्ट्रोनॉट का वो स्पेसशिप भी होता है जो बहुत जोरों से घूम रहा होता है और जल्दी वो पूरी तरह से सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाएगा, जिससे सबकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक्समैन के हर एक मेंबर के पास अलग अलग पावर्स हैं, इसीलिए सबसे पहले क्विक सिल्वर प्लेन की स्पीड को कम करता है। उसके बाद कर्ट टेलीपोर्ट होकर उस स्पेसशिप में जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉट हैं और वो लगभग सभी एस्ट्रोनॉट को बचाकर वापस अपने प्लेन में सेफली ले आता है। पर अब भी कमांडर वहां पे फंसे होते हैं, जिसे बचाकर लाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उनका जो स्पेसशिप है वो बहुत जल्दी सोलर फ्लेयर के चपेट में आने वाला है। इनके पास कुछ सेकंड ही बचे होते हैं। ये तय करते हैं कि अब सब वापस अर्थ पे लौट जाएंगे, पर तभी चार्ल्स जो इन सबके माइंड को अर्थ से मॉनिटर कर रहा होता है, वो इन्हें कहता है जीन उसे बचाकर ला सकती है। इसके बाद जीन के साथी उसे उस शिप में टेलीपोर्ट करके ले जाते हैं, जहाँ पर जीन उसे ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 सेकंड है। हालांकि वो उसे ढूंढ तो लेती है, लेकिन अब शायद उसके पास वापस जाने का वक्त नहीं होता। जो जीन को यहाँ पे टेलीपोर्ट करके लाया होता है वो कमांडर को टेलीपोर्ट करके वापस ले जाता है, लेकिन जीन जो है सोलर फ्लेयर की चपेट में आ जाती है। पूरी की पूरी सोलर फ्लेयर उसकी बॉडी में समा जाती है और इसके बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। सबको लगता है कि जीन अब मारी जा चुकी है, लेकिन अगले ही पल देखते हैं कि जीन की बॉडी अंतरिक्ष में तैर रही है। तभी कर्ट टेलीपोर्ट होकर उसके पास जाता है, उसे वापस अपनी स्पेसशिप में ले आता है। जीन ने और उसकी पूरी टीम में सभी एस्ट्रोनॉट को बचाया है। इन सब ने हीरोइक काम किया है, इसलिए अर्थ पे इनका स्वागत होता है। एक्समैन सबके लिए अब हीरो बन चुके हैं। चार्ल्स इन सबसे बहुत खुश होता है, इसलिए वो सबको पार्टी करने की इजाजत देता है। और रात को जब ये सब पार्टी कर रहे होते हैं तो जीन जो है पूरी तरह से ठीक है। वो भी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है और तभी वो आग को देखती है, जिसके बाद वो अपना मेंटल कंट्रोल खोना शुरू करती है और उसी की वजह से यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। सारे के सारे दूर जाके गिरते हैं और खुद जीन गिरे बेहोश हो जाती है। अब चार्ल्स यहाँ पर आता है और जीन को एक रूम में ले जाता है। दरअसल चार्ल्स और जीन गिरे दोनों के अंदर मेंटल यानी टेलीपैथी की पावर है और अब चार्ल्स उसके दिमाग से कनेक्ट होता है और उसे पता चलता है कि बचपन में जब उसकी वजह से उसकी मॉम और डैड की कार एक्सीडेंट हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। इसलिए चार्ल्स ने उसके दिमाग में बहुत सारे मेंटल वॉश लगाई थी, जिस वजह से उसे ये सारी बातें याद नहीं थी। यहाँ पर उसे ये बात पता चलती है कि बचपन में जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वो जिंदा थे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जीन क्या है, इसकी पावर्स क्या है, इसलिए उन्होंने एक्जेवियर यानी चार्ल्स से कनेक्ट किया और जीन को उसके हवाले कर दिया।
चार्ल्स जो कि अब जीन के माइंड में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीन जिसकी मेंटल पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो उन्हें अपने माइंड में एंटर नहीं करने देती। यहाँ पर चार्ल्स के नाक से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब अगली सुबह चार्ल्स को बताया जाता है कि जीन स्कूल में नहीं है। चार्ल्स कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गई है। वही जीन जिसे पता है कि उसके पिता जिंदा है वो अपने पिता के पास आई होती है। उसके पिता उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जीन अपने सवालों का जवाब मांगती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी तुम कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। उसके पिता बताते हैं कि तुम अपनी मॉम की मौत का कारण हो। तुमने ही अपनी मेंटल पावर से उस दिन अपनी मॉम को कार में सुला दिया था, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी मॉम जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, इसलिए मैंने तुम्हें चार्ल्स एक्जेवियर को दे दिया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे एक्समैन की पूरी टीम भी आ जाती है और जीन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ियां भी आ जाती है, जिनके सायरन से जीन को बहुत परेशानी होने लगती है और वो उन सभी गाड़ियों को हवा में पलट देती है। दरअसल जिस तरह से बचपन में उसका माइंड तेज आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, अब उसके माइंड की वो हैबिट वापस आ चुकी है, क्योंकि चार्ल्स ने उसके दिमाग में जो वॉल्स लगाई थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक्समैन की पूरी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा होती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता। और फिर तभी रेवन जीन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम हमारे साथ स्कूल चलो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पर जीन ये सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसके सामने खड़ी रेवन दूर जाके गिरती है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। हालांकि जीन उसे मारना नहीं चाहती थी, बट अब उसकी मौत हो चुकी है। जीन यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हैंक चार्ल्स को रेवन की मौत का जिम्मेदार समझता है, क्योंकि जब वो जीन को गोली मारने वाला था तो चार्ल्स ने उसे मना किया था और फिर रेवन मर गई। वही सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जीन को, जो जाती है एरिक के पास, जिसको हम मैग्नीटो के नाम से भी जानते हैं। कभी उसके अंदर भी बहुत गुस्सा था, उसने कई लोगों की जान ली थी, लेकिन अब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। जीन उससे कहती है कि तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे किया, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा और तभी वहीं पे मिलिट्री आ जाती है। एरिक मिलिट्री ऑफिसर से बात करने के लिए आता है। मिलिट्री ऑफिसर उसे कहते हैं कि हमें जीन चाहिए, हमें पता है कि वो यहीं पर है। जीन ने पुलिस वालों पे हमला किया है और उसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है, और अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो यहाँ पर हम सबको मार देंगे। और ठीक उसी वक्त जीन बाहर आ जाती है और वो अपनी पावर से आर्मी के हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। पर इससे पहले कि वो उसे क्रैश करती, एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यह जीन की पावर के आगे उसकी पावर कुछ भी नहीं होती। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से यहाँ से सभी आर्मी ऑफिसर्स को वापस भेजने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो जीन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरे लोगों को खतरा हो सकता है। फिर जीन वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें धरती पे कुछ एलियंस को दिखाया जाता है, जिन्हें शेप शिफ्टर एलियंस भी कहा जाता है, यानी कि ये एलियंस किसी भी आकार में अपने आप को ढाल सकते हैं। इनमें से एक एलियन स्मिथ नाम की लड़की का रूप धारण कर लेती है। वो उसके घर पर जाकर उसके पूरे परिवार को मार देती है और अब ये एलियन स्मिथ की शक्ल में पहुंच जाती है जीन ग्रे के पास। जीन बहुत ज्यादा उदास और परेशान होती है और ये एलियन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर क्या है। ये एक कॉस्मिक पावर है जिसने कई ग्रह को अब्सॉर्ब कर लिया। इसके सामने जितने भी ग्रह आए सब के सब खत्म हो गए और अब ये कॉस्मिक पावर तुम्हारे अंदर है। तुम इस कॉस्मिक पावर की मदद से पूरे के पूरे एक ग्रह को बना सकती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा काम करो। दरअसल ये एलियंस जो धरती पे आए होते हैं, इनके ग्रह को भी कॉस्मिक पावर ने खत्म कर दिया होता है, लेकिन अभी जीन को नहीं पता होता है कि ये एक एलियन है, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाती है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एरिक को, जो जाता है चार्ल्स के स्कूल में और उसे वहां पे पता चलता है कि जीन ने रेवन को मारा है, जिससे एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर जीन को मारने के लिए निकल पड़ता है। हैंक भी उसके साथ देता है क्योंकि उसे लगता है कि जीन गलत है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि जीन कहाँ पर है और अब ये भी वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले जीन का सामना एरिक से होता है, जो उसे मारना चाहता है, पर जल्दी एरिक को समझ में आ जाता है कि उसकी शक्तियां जीन ग्रे की शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है और उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। उसका साथी जीन पे हमला कर देता है, जिससे वो बाहर जाके गिरता है और इसी तरह से उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर चार्ल्स और बाकी म्यूटेंट यानी कि बाकी के एक्समैन भी यहाँ पहुंच चुके होते हैं, जो यहाँ पर जीन को शांत कराने और उसे वापस ले जाने के लिए आए होते हैं। चार्ल्स अपनी शक्ति से उसके दिमाग में एंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन अपनी शक्ति से उसके व्हील चेयर से उसको उठाकर अपने सामने ऊपर ले आती है। चार्ल्स को अब अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि अब वो जीन के दिमाग के अंदर एंटर नहीं कर सकता,
इसलिए वो जीन को कहता है कि तुम मेरे दिमाग के अंदर एंटर करो और जान लो कि कौन सही है और कौन गलत। जीन ऐसा ही करती है और जब वो टेलीपैथी से अपने माइंड को उसके माइंड से कनेक्ट करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि चार्ल्स ही वो इंसान था जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया। बचपन से आज तक उसने उसे हर कदम पे संभाला, उसने उसकी शक्तियों को कंट्रोल करने में उसकी मदद की और उसे वो पल भी याद आता है जिसने बचपन में चार्ल्स ने उसे कहा था कि तुम्हारी शक्तियां ईश्वर की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम इससे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो या फिर बुरे काम के लिए। ये सब जानने के बाद जीन अब पूरी तरह से बदल जाती है और उसके अंदर जो कॉस्मिक पावर है वो उसे अपने अंदर नहीं रखना चाहती। इसलिए वो अपने सामने खड़ी स्मिथ जो एलियन होती है उसको कहती है कि ये शक्तियां जो है मुझे नहीं चाहिए। उसे नहीं पता होता कि वो एक एलियन है और इसके बाद वो अपनी सारी शक्तियां उसे देना शुरू कर देती है। पर चार्ल्स को समझ में आ जाता है कि ये एक एलियन है जो शक्तियों को हासिल करने के बाद हमारी पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगी, इसलिए वो जीन को ऐसा करने से मना करता है। पर अब जीन अपने होश में नहीं होती। इससे पहले कि उसके अंदर की सारी शक्तियां उस एलियन की बॉडी में ट्रांसफर होती, अभी स्कॉट अपनी लेजर बीन से दोनों को अलग कर देता है। अभी यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और सभी एक्समैन को गिरफ्तार करके एक जगह बंद करके बैठा देती है और कहती है तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए। चार्ल्स उन्हें कहता है अगर तुम सब अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें हमें आजाद करना होगा और इसके बाद पुलिस सारे के सारे एक्समैन को आजाद कर देती है। जो आजाद होने के बाद सभी अपनी अपनी पावर से एलियन का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। वहीं चार्ल्स को दिखाया जाता है जो जाता है जीन के पास। जीन पूरी तरह से बेहोश होती है। चार्ल्स उसे बताता है कि ये एलियंस जो है तुम्हारी शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं, इसके बाद ये हमारे पूरे प्लेनेट से हर एक इंसान को खत्म कर देंगे और यहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे, तुम्हें हम सबको बचाना होगा। और तभी जीन होश में आ जाती है और वो फिर हवा में उड़ना शुरू कर देती है और कहती है मैं अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर स्मिथ भी आ जाती है जिसकी बॉडी के अंदर एलियन है। पिछली बार जब उसने जीन से शक्तियां ली थी तो अब उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां आ चुकी है, जिन शक्तियों से वो एक्समैन के ऊपर हमला करती है। लेकिन जीन सबको यहाँ से ले जाकर एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा देती है। अब वो एलियन जीन से बची हुई पावर्स भी लेना चाहती है। वो जीन की गर्दन पकड़कर उसके पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि इतनी सारी कॉस्मिक पावर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वो अपने हाथ को हटाने की कोशिश करती है लेकिन जीन उसके हाथ को दोबारा वहीं पर रख देती है। जीन जानती है कि वो इस एलियन को यहाँ पर नहीं मार सकती, इसलिए वो उसे उड़ाकर अपने साथ ब्रह्मांड में यानी कि हमारे ऑर्बिट से बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी तरह उस एलियन का भी खात्मा हो जाता है। ब्लास्ट के बाद वहां पर हमें एनर्जी से बना हुआ एक फीनिक्स बर्ड दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें समझ में आता है कि जीन ग्रे अब नहीं रही। दरअसल उसने अपनी जान देकर ब्रह्मांड को बचा लिया होता है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जेवियर स्कूल का नाम चेंज करके जीन ग्रे स्कूल रख दिया जाता है, जो कि जीन के नाम पे होता है। साथ ही चार्ल्स अब स्कूल से रिटायर हो चुके हैं। स्कूल का नया प्रिंसिपल अब हैंक बन चुका है। फिर चार्ल्स को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में होता है और उसके पास एरिक आता है। दरअसल पहले कभी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों की सोच अलग थी, इसलिए अलग अलग रास्ते पे चल पड़े और अब एरिक अपने चेस्ट को निकालता है और चार्ल्स को खेलने के लिए इनवाइट करता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और आसमान की गहराइयों में हमें एक बड़ा सा फीनिक्स बर्ड को दिखाया जाता है और इस बात से हमें पता चलता है कि शायद जीन ग्रे भी जिंदा है और इसके साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक्समैन डार्क फीनिक्स मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो गाइस ये थी एक्समैन डार्क फीनिक्स की फुल स्टोरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।